जब से कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया और नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खारिज किया, तब से भारत की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई। शायद देश ने पहली बार ये महसूस किया कि सरकारी कर्मचारी देश की राजनीति के एजेंडे को भी प्रभावित कर सकते हैं। और उस चीज को और ज्यादा धमक मिली और ज्यादा ताकत मिली जब हिमाचल का चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमको जिताते हैं तो हम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार थी उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो सरकारी नौकरी छोड़ें, चुनाव लड़ें, एमएलए बने और पेंशन लें। और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, सरकार कांग्रेस की बन गई, पुरानी पेंशन बहाल हो गई। इस घटना ने दिल्ली दरबार के कान खड़े कर दिए। लगा केंद्र सरकार को कि इस विषय पर कुछ करना होगा। और ऐसा ही फीडबैक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आया और ऐसा ही फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयों से भी आया। खासतौर पर उन राज्यों ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस ढंग के जो राज्य है, इवन त्रिपुरा तक, वहां की भाजपा की यूनिट्स ने भी केंद्र को ये समझाने की कोशिश की कि पुरानी पेंशन के मसले पर कुछ करना होगा, नहीं तो चुनाव में दिक्कत होगी। मध्य प्रदेश में इसी मुद्दे पर घमासान तेज हो रहा है लगातार। कांग्रेस वहां ताल ठोक रही है कि हमें जिताओ, ओपीएस लाओ, ले पाओ। शिवराज जी के लिए समस्या पैदा हो रही, क्या करें। और आम आदमी पार्टी भी ओपीएस का स्वाद चख चुकी है। पंजाब में ओपीएस के मुद्दे पर उसने वादा किया, जीत कर आई, वहां ओपीएस बहाल हो गई। तो अब मसला यह बना कि भाई 2024 को अगर जीतना है तो कुछ तो करना होगा। तो अब कुछ क्या करना होगा, इसमें केंद्र सरकार सूत्र बताते हैं कि दिमाग लगा रही है। एक विषय है कि आंध्र की सरकार अपने यहां के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा पेंशन के तौर पर दे रही है। अद्भुत योजना है ये, लेकिन इसके लिए वो अंशदान बढ़ा हुआ कर्मचारी से लेती है। एक उसका अध्ययन भी दिल्ली कर रही है कि क्या ऐसा देश भर के लिए कर सकते हैं। एक दूसरा विकल्प है कि क्या अटल पेंशन योजना को विस्तारित कर दिया जाए, उसी ढंग की योजना एक पूरे देश भर के लिए आगे रखी जाए, जिसमें 5,000 रुपए की लिमिट को हटा दिया जाए। एक विकल्प है कि एनपीएस में कुछ गारंटी दी जाए, क्योंकि मूल लड़ाई गारंटी की है। सुनिश्चितता और अनिश्चितता के बीच का युद्ध है। अब वो गारंटी कितनी प्रतिशत की हो, ये देखना होगा। कर्मचारी संगठनों को कितना स्वीकार्य होगा, कितना नहीं स्वीकार होगा। लेकिन तीन चार विकल्प हैं जिन पर केंद्र सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। अब जब ये बात कर्मचारी संगठनों को पता लगी तो उन्होंने भी ताल ठोक दी। उन्होंने कहा कि ना ना, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो वही पुरानी वाली चाहिए, ओपीएस, जो भारत में दशकों से चली आ रही थी। और चूंकि देश के कई राज्य उस ओपीएस को यथावत रूप में बहाल कर चुके हैं, इसलिए अब इस जो वैकल्पिक प्रस्ताव हैं केंद्र के पास, इनको कर्मचारियों
तक पहुंचाना और कर्मचारियों की रजामंदी हासिल करना एक कठिन काम है। लेकिन इतना तय जान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के महासमर में उतरने से पहले पेंशन के मसले पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला केंद्र सरकार जरूर कर लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी गजब हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर एक अधिकारी ने हमको भेजा मैसेज कि अगर ओपीएस लागू हो गया तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने एनपीएस लागू ही नहीं किया था अपने यहाँ। उसकी आर्थिक स्थिति और बाकी राज्यों की आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा फर्क है क्या, जहां एनपीएस है? अजब बात है। एक और भी बड़ा विषय है, लाखों कर्मचारी हैं हमारे अर्धसैनिक बलों में, जवान। सरकार ने उनको एनपीएस में समाहित कर दिया था, उनको आर्म्ड फोर्स नहीं माना था, सेना जैसा नहीं माना था। अब उस पर मुकदमा हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको भी आर्म्ड फोर्स माना, भारतीय गणराज्य के का सशस्त्र बल, और कहा कि इनको भी से पुरानी पेंशन दीजिए सेना की तरह। अभी उस पर भी सरकार पशुपेश में है, चौराहे पर दिख रही, कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करे तो लाखों परिवार सड़क पर आ जाएंगे सरकार के खिलाफ, दे तो फिर ओपीएस की लड़ाई को और बल मिलेगा, स्वर मिलेगा। निमिषा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। 3-4 प्रस्ताव हवा में हैं, घूम रहे हैं पावर कॉरिडोर में, कर्मचारियों के संगठनों के दफ्तर में, कि भाई आंध्र वाला चल सकता है क्या, जो जगन रेड्डी के यहां चल रहा है फार्मूला पेंशन का, ठीक, या एनपीएस में कुछ हद तक गारंटी कहीं हो सकती है क्या, उसका मैकेनिज्म खोज लिया जाए, या अटल योजना को ही विस्तारित करें, क्या करें। लेकिन एक मूल बात दिखाई दे रही है कि पेंशन सियासी टेंशन बन गई है। इसलिए इस बात को भाजपा के लोग भी कह रहे, जब आप उनसे विदाउट कैमरा में बात करता हूं, कि भैया 24 में जाने से पहले इसका कुछ समाधान करके ही जाएंगे। निमिषा जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप इस बात से सहमत हैं, या आप भी खट्टर साहब की तरह से मान रही हैं कि 30 तक, हाँ 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश? निमिषा जी, आज हम लोग इस पे रहेंगे, ये सब बजट पर हम चर्चा कर चुके, आज इस पे रहेंगे, वो सिर्फ पेंशन पर। मेरी बहस में एक दिन में एक विषय ना, एक दिन में एक विषय, बाकी विषय में रखते ही नहीं, एक दिन में एक विषय, बाकी नहीं, सिर्फ उतने पर। समय कम होता है ना जी, ठीक है, आपने कहा, ठीक है निमिषा जी, हम आज की बहस की, एक मिनट, आज की बहस में आपका स्वर मेरे लिए काम का ये कि भाजपा कर्मचारियों के साथ है। अभी तक ये बात समझ में आई, आते हैं दोबारा में आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस में ले आए, तब आनंद आएगा। ठीक है, हाँ वो तो नारा है ही, अब वो तो नारा है ही, वो तो आप एक शब्द शुरू का बोल दो, मैं बाकी कंप्लीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है निमिषा जी, अभी रुको भाई, अभी रोकिए, इनको रोकिए, ठीक, अभी रोक दीजिए आवाज। मसला ये नहीं है कि केवल घोषणा की या क्या हुआ, चुनाव का समाजशास्त्र बिल्कुल अलहदा होता है और अर्थशास्त्र भी अलहदा होता है। अगर घोषणा से ही आप हार गए, उनने लागू की नहीं की छोड़ो, गरीबी हटाओ, बाकी तो निपट लिए थे, गरीबी हटी नहीं हटी छोड़ो, आप तो बनवासी हो गए। हिमाचल में तो यही हुआ ना, आप इसलिए बनवासी हुए क्योंकि जयराम ने, आपने आएंगे आपके पास अभी, क्योंकि जयराम जो वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अभद्र वक्तव्य दे दिया कि जिसको पेंशन चाहिए एमएलए बने आके। ये तरीका ठीक नहीं। खैर, पांडे साहब, क्या कांग्रेस ने भी अच्छा ही समझ लिया कि लागू हो नहीं हो, लेकिन कम से कम हर राज्य में, त्रिपुरा तक में मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने पहला वादा यही किया कि हमें जिताओ, ओपीएस पाओ। क्या जी निमिषा जी, आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना होगा जी। बंधु जी आपके पास सबसे बाद में आएंगे। रणवीर जी, मुझे ऐसा लगता था
और शायद अर्धसैनिक बलों को भी ऐसे ही लगता था, उनके परिवारों को, कि दिल्ली में जो 80-82 पिटिशंस हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो जब उन पर निर्णय आ जाएगा एक बार, तो सरकार फिर उस निर्णय को शिरोधार्य कर लेगी, उसमें फिर आगे उलझन नहीं रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं 8 मार्च की डेडलाइन है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि सरकार फैसला मतलब लागू करे आदेश और बताए। सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट गई और ना लागू करने के लिए कोई कदम उठाया अर्धसैनिक बलों के लिए। रणवीर जी, ठीक है, रणवीर जी आएंगे दोबारा आपके पास, मैं विजय कुमार बंधु के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर हड्डी अटकी भी है, मुझे नहीं पता अटकी कि नहीं अटकी, लेकिन अगर अटकी भी है तो नहीं अटकनी चाहिए। ये हमारे देश के हिफाजत करने वाले जवान है भाई, ये कुछ चाइना के और ताइवान के हैं क्या कि इनको दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, बेकार में पैसा खर्च करें कि नहीं करें। ये जान गंवाते हैं, शहादत देते हैं, इनको बाजार के भरोसे छोड़ देंगे क्या? नेता रहेंगे 100% सुरक्षा में, आर्थिक, पेंशन की, भत्तों की, मेडिकल की, मतलब च्यवनप्राश भी यावत जीवन खाता है विधायक मुफ्त का, क्या एमपी, वो डिस्पेंसरी से। पांडे जी समझ रहे हैं ना निमिषा जी, क्या शक्तिवर्धक दवाएं भी वो लोग यावत जीवन मुफ्त लेते हैं। अच्छी बात है, शक्तिशाली रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन गरीब का जो फौजी का बेटा है वो स्कूल का दाखिला कट जाता है क्योंकि उसके बाप को पेंशन नहीं मिली। ये बात तो भाई समझनी पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बाद भी इतना दिन क्यों लग गए? 8 तारीख को फैसला आया था, 8 जनवरी को, आज हम 8 फरवरी को बात कर रहे हैं, 30 दिन क्यों लग गए? इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी? कोर्ट के फैसले हैं, सिर झुका के मानिए। खैर बंधु जी, 3 तरह के प्रस्ताव मैंने शुरुआत में बताए, प्रपोजल, ठीक, मुझे पता नहीं आपके पास सरकारी स्तर से कुछ प्रपोजल आए हैं कि नहीं है, लेकिन ना केंद्र सरकार के स्तर पर इन 3 प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग हो रही है। एक बात तय हो गई कि 24 से पहले इस मुद्दे को फरिया लिया जाएगा, बिहार में कहते हैं फरियाना, मतलब इसका समाधान खोज लिया जाएगा। क्या अब वो समाधान होगा, वो व्यवधान होगा, ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इसको सेटल डाउन कर लिया जाए। तीनों प्रस्ताव आपके सामने हैं। आप और आपका संगठन क्या चाहता है? एक मॉडल है जगन रेड्डी का, आंध्रा का। दूसरा मॉडल है अटल पेंशन योजना को में दरवाजा खोल दें, 5000 वाली लिमिट हटा दें। तीसरा ऑप्शन है कि एक नॉमिनल गारंटी दे दी जाए कि भाई इतने % पर इतना मिल जाएगा। बंधु जी, भाई देखो एक बात कहूं विजय बंधु जी, आप भी बड़े भोले हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? नेता वादा किया, इसको आप गांठ में बांधे पड़े हो, बैठे हो कि नेता ने हमसे वादा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा भोलापन ही कहिए, ये भोलापन ही कहिए कि इस देश का शिक्षक कर्मचारी अपने नेताओं नेता वादा करके जन कितने आगे निकल गए देश में, आप अभी वहीं अटके हुए हो। ठीक, मैं बीजेपी के पास दोबारा से आऊंगा, निमिषा जी के पास, लेकिन एक बात कहूं कि मुश्किल ये है कि जो राज जाके पांव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता दल हो चाहे लोक दल हो चाहे समाजवादी हो चाहे कोई पार्टी हो, ठीक, किसी देश के बड़े नेता का आपको नाम याद है जिसका लड़का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो? वो ऐसे खतरनाक कामों में डालते नहीं बच्चों को, वो कहते बेटा कुर्ता पजामा पहनो, बड़े हो गए हो है, और फौरन युवा हृदय सम्राट बनवा के इधर कहां भटक रहे हो बाजार में। सेना में सुना, कारगिल में मैंने वाजपेयी जी से कहा था, जितने लोग आ रहे थे वो सब गांव के लोग थे। निमिषा सुन लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। मैंने अटल जी से कहा कि ये जो ब्रीफिंग होती है आर्मी की और डिफेंस और विदेश मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग, ये अंग्रेजी में होती है,
इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम सैक्रिफाइस को भारत नमन करता है। मैंने कहा लेकिन उसके अम्मा बाप तो समझ ही नहीं पा रहे जिनका लड़का शहीद हो गया। इसको हिंदी में करा दो महाराज, तो फिर हुआ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ठीक। उस युद्ध को मैंने देखा, एक भी नेता का लड़का नहीं मिला, एक भी बड़े ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं मिला जो ताबूत में आए थे। वो ननकू के थे, वो रज्जाक के थे, सब गांव के कस्बे के लोग थे, ठीक निमिषा जी। लेकिन आज वही स्थिति बनी हुई। दो सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। एक, अर्धसैनिक बलों के लिए जब बात हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी कि जो स्टेटस सेना का है वही स्टेटस पेंशन के संदर्भ में अर्धसैनिक बलों का रहेगा, उसने क्लियर कर दिया और सरकार को कहा कि भाई आप 8 मार्च तक इसको लागू करके कंप्लायंस रिपोर्ट भेजिए। दूसरा मसला है ये जो प्रस्ताव हैं, संघ कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें एनपीएस में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें वही पेंशन चाहिए जो गरीब हिंदुस्तान में मिलती थी। निमिषा जी, हिंदुस्तान अब गरीब नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए पेंशन बंद कर दी, अमीर हो गया इसलिए पेंशन बंद कर दी और खट्टर जी से कहा कि आप ये बोलो कि 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। आपकी बात, आपकी देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है हिंदुस्तान। तो ये बात खट्टर जी को नहीं बताई थी आप लोगों ने? निमिषा, आप लोगों ने ये बात खट्टर जी को नहीं दी बताई ये खबर? नहीं, निर्यात तो ठीक है, लेकिन आपने ये बात खट्टर साहब को नहीं बताई थी। अरे एक मिनट सुन लो, मेरा निवेदन सुन लो। आप जो बात हमें बता रहे हैं ये बात खट्टर साहब को नहीं बताई भैया। देखिए ठीक है निमिषा जी, ठीक है। मैं तो एक बात जानता हूं, ये जितने आंकड़े हैं अंग्रेजी पे में छप के जो आते हैं, मैं आज 35 साल की पत्रकारिता में इनमें कभी दिमाग नहीं लगाया। मैं तो सड़क पर निकला, गांव में गया, खेत पर गया, चौराहे पर गया, वहां थर्मामीटर लगा के देखता हूं कि स्थिति परिस्थिति क्या है। और अगर नहीं अभी आप नहीं आएंगे आपके पास, और अगर देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, बड़ी अच्छी, अभी नहीं आएंगे निमिषा जी, आई एम सॉरी, हम नहीं आएंगे अभी। 5वीं अर्थव्यवस्था है देश, तब पेंशन देने में क्या बुराई है? जब रणवीर जी, जब देश के पास खाने का गेहूं नहीं था, मेरे ख्याल से निमिषा जी को ये बात जरूर सुननी चाहिए आगे की बहसों के लिए, और हमको अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था, तब हिंदुस्तान 2 वक्त की रोटी खाता था, ठीक, तब भी हम पेंशन देते थे। अब निमिषा जी बता रहे हैं 5वां देश हो गया है विश्व का सबसे धनी, तब इस पेंशन में क्या समस्या है? रणवीर जी, कपिल जी, हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन कोरोना में ये बात मैंने कई बार कई मंचों पर की, कोरोना में हमने देखा नेता गायब, अभिनेता गायब, ठीक, डॉक्टर दुकान बंद करके चाबी जेब में डाल के गायब, फोन बंद, सब कुछ, मठ मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे चर्च बंद हो गए, ठीक। लेकिन सीआईएसएफ का जवान एयरपोर्ट पर खड़ा मिला मुझे, उसको भी डर था कि कोरोना आ सकता है उसके यहां भी, उसके शरीर में भी। ऐसा तो था ना कि बॉर्डर से कि आप पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो इसलिए कोरोना से दूर रहेंगे, ऐसा कुछ गोली बनी थी। तहसील के कर्मचारी राशन बंटवा रहे थे। भरे कोरोना में जब लोग पत्तों की तरह दिवंगत हो रहे थे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वो राशन बंटवाने में ड्यूटी थी उनकी, जाना पड़ता था। तो जब मंत्री नहीं निकले, संतरी नहीं निकले, सांसद छुप गए, विधायक छुप गए, ब्लॉक प्रमुख भाग गए, सब कुछ हाय हाय हो गई, तब जिन लोगों ने काम किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके लिए? हमको खुद भी सोचना चाहिए, जिन लोगों को फैसला लेना है कि हम लोग छुप गए थे अपने अपने घरों में, है, डर के मारे महीनों नहीं निकले, क्या टेलीफोन भी बंद कर दिया, बवाल काटो, है। जिन लोगों ने जान हथेली पर रख के इस देश को, आखिर देश चला ना, तो कैसे चला? लोग, सिस्टम रहा ना सड़क पर, उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? कपिल जी, रोकूंगा मैं एक में दोनों को रुकूंगा, मैं आ रहा हूं विजय बंधु जी आपके पास, मैं डॉक्टर राम के पास चलूंगा। पांडे जी,
ठीक है निमिषा जी, अब अभी अभी एक अरे भाई एक मिनट डॉक्टर पांडे जी, इमोशनल पार्ट को अलग रखें, विशुद्ध खांटी सियासत वाले पार्ट को देखें। क्योंकि मैं मानता हूं राजनेता किसी आपदा विपदा किसी से प्रभावित नहीं होता, उसका मूल हमेशा फोकस रहता है चिड़िया की आंख के, इस घटना का नफा नुकसान वोट में कितना, क्या बस 24 घंटे इसी का खेल है, इसी को राजनीति कहते हैं जितना मैं समझ पाया। खैर क्या आपको हाँ क्या आपको ऐसा लगता है, नहीं मान्य, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनेता माने इस बात को, क्यों मानेंगे टीवी पे, नहीं जो मैं समझा वो मैं निवेदन कर रहा था। मैं समझना चाह रहा हूँ क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 2024 तक अगर ये मसला नहीं सुलझा तो उसके लिए ये पेंशन के टेंशन से कोई रास्ता खुलेगा? प्रश्न खड़ा होता है, दोनों को रोकूंगा। विजय बंधु जी जरा ये समझाइए, एक ये लफड़ा चल रहा है कि भाई राज्य पुरानी पेंशन जो लागू कर रहे हैं उनसे दिल्ली जो पेंशन रेगुलेटरी बॉडी है उसने कहा कि जो एनपीएस में पैसा जमा है वो नहीं देंगे, आपकी मर्जी कर लो जो क्या करोगे। कुछ ऐसी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा भी छीना झपटी चल रही है? देखिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है। देखिए कि भाई जिसने कहा कि पहले वाला लड्डू का डब्बा नहीं देंगे, बाकी आपको लड्डू बांटना बांटो, पहले वाले अब हम अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ मसला है? नहीं बंधु जी, गलत सही का मसला नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ऐसा झंझट है? मान लीजिए आप उसको गलत भी कहो तो आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते ना। अभी विजय बंधु जी एक मिनट सवाल को और सरल करता हूँ, उसका सरल उत्तर दीजिए। अगर ओपीएस बहाल करने वाली राज्य सरकार, उदाहरण के लिए मान लीजिए ताकि समझ में सीधे आए सरल भाषा में सवाल, मान लीजिए राजस्थान ने कहा कि जो हमारे के यहाँ के कर्मचारी हैं उनका जो एनपीएस में अब तक जमा है वो वापस हमको दे दो ताकि हमको अब ओपीएस देनी, यह है ना स्थिति कि एनपीएस को मैनेज करने वाली संस्था ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप राज्य को हम वापस नहीं करेंगे। अब मामला फंस गया यहाँ पर। एक दो प्रश्न खड़े होते हैं, क्या एनपीएस से अब तक की जो जमा राशि वो बिना मिले राज्य आगे ओपीएस देने की हैसियत में है? एक ये भी सवाल है, ये भी सवाल। दूसरा, और अगर मान लो नहीं देने पे अड़ गए तो रास्ता क्या निकलेगा फिर? विजय बंधु जी, एक लास्ट सवाल आपसे, एक लास्ट सवाल, रणवीर जी एक लास्ट सवाल है, फिर मैं बाकी और मेहमानों से बात करूं। मुझे बताइए क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आते आते 24 का इस मसले का समाधान केंद्रीय स्तर पर भाजपा कर देगी? एक। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा इसको एनपीएस में कुछ संशोधन, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा करके पेश करेगी आपके सामने और कहेगी लो भाई अब तो सारी बातें मान ली, अब इसी को स्वीकार कर लो? ठीक है, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना विजय बंधु जी। हाँ, चश्मा बिल्कुल साफ रखना। नहीं मैं समझ गया आप कहाँ इशारा कर रहे हो, मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया बिल्कुल ठीक। आप देखिए कोरोना के समय में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बंद था, लेकिन मंदिर के द्वार पर सीआईएसएफ का जवान तैनात था, उसको वो नहीं। जामा मस्जिद बंद थी, लेकिन सिक्योरिटी में तैनात जो अर्धसैनिक बल थे वो वहां ऐसा नहीं कि बैठ के मूंगफली भी खा लें ना, वो बिल्कुल वैसे ही मुस्तैद खड़े। एयरपोर्ट पर आना जाना बंद था एक दौर में, लेकिन हर चेक पॉइंट पर वो खड़े थे। नेता अंदर चले गए, फिर भी मैं सारी पार्टियों के नेताओं के लिए कह रहा हूं पांडे जी, मैंने उस वक्त ये मांग रखी भी थी कि दादा जब आपको खौफ है, अभी महीने 2 महीने 4 महीने भगवान का आशीर्वाद है आप भय में रहेंगे क्या, नेताओं से मैंने अर्ज किया था तो सिक्योरिटी ही छोड़ दो। तो कई नेताओं ने मुझे फोन किया कि आप बवाल लगवा दिए पीछे है, जनता अब ऐसी बात कर रही, ऐसा आपने क्यों कहा? जिसके पास 36 थे उसने 35 नहीं किए ना, बोले बाहर पड़े रहो लेकिन रहो बंगले में और हम अंदर रहेंगे, हम कभी कभी निकलेंगे दिन में 1 आध मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं।
पांडे जी, ये चरित्र है राजनीति का। पांडे जी रुकिए, मसला केवल ये नहीं कहा था मैंने भाजपा वाले इनने जिनको दे दी, कांग्रेस के भी जिनके पास सिपाही थे, सपा के जिनके पास थे, बसपा के थे, नहीं किसी ने नहीं छोड़ा, सबने धुआंधार दुरुपयोग किया। ठीक, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए भाई, आप पांडे जी रुक जाइए। ठीक है, अभी पानी की आवाज रोक दीजिए। मैं एक नाम लेके उदाहरण दे दूं, सबसे कम निकलती हैं मायावती जी, ठीक, सबसे कम निकलती हैं। उनकी सुरक्षा में कितने कर्मचारी जवान लगे हैं, एनएसजी से लेके, और कैसे कैसे रंग के कपड़े वाले लगे हैं कि नहीं लगे हैं? क्या क्यों भाई, जब आपको निकलना ही नहीं, जब कभी निकलना हो तो 2 घंटे पर पहले बता दो तो आ जाएं। बोले ना, 100-200 अमला पड़ा रहे गेट पर, और भी तो हो। नेताओं की बीमारी मैं अच्छे से जानता हूं पांडे जी, उनको नींद नहीं आती जब तक 10-20-50 सिक्योरिटी वाले गद पद इधर उधर हल्ला हंगामा नहीं करे। उनको लगता मेरी कोई बकत ही नहीं। कपीश जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? कपीश जी गलत तो नहीं कह रहा भैया? जी अग्निहोत्री, कपीश जी अभी रुकना होगा, अब अभी रुकना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन की टेंशन का मामला भी विजय जी, रणवीर जी, कृषि कानून जैसा ना हो जाए। कृषि कानून पर जब विवाद शुरू हुआ तो भाजपा के मित्रों से मैंने कहा कि भाई ये किसके लिए है कानून? उन्होंने कहा किसानों के लिए। मैंने कहा कि किसान कह रहे हमको ये गोली नहीं खानी, और आप उनका गला पकड़ करे ना यही गोली खानी। अरे भाई, जिसके लिए आप कह रहे हो उसको समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। अगर आपको लगता भी है कि ये पेंशन कुछ दैवी गुणों से युक्त है, नई पेंशन, ठीक है, हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे, शास्त्रार्थ का तो समय नहीं अब भारत में। आपको लग रहा है, लेकिन है किसके लिए? जो लोग तय कर रहे हैं ना, मुश्किल ये है, उनके पास सुरक्षा कवच पूरा है। निमिषा गौड़ जी, कपीश जी और पांडे जी, इनकी बिरादरी में तो पेंशन से छेड़छाड़ी नहीं हुई। जहाज में चलना फ्री, ट्रेन में चलना फ्री, इलाज फ्री, च्यवनप्राश खाओ, यावत जीवन यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, मौज लो, भारत के लोकतंत्र के नाम पर। क्या? और 4-4 पेंशन लो, मूंछों पे ताव दे के, एक छोड़ो। बोले मंत्री की भी लो, संतरी की भी लो, विधायक की भी लो, सांसद की भी लो, लोकसभा वाली भी लो, राज्यसभा वाली भी लो। भारत में एक चमत्कार हुआ था पंजाब में, कहीं हमको वो बता रहे थे मान साहब एक बार, पंजाब के मुख्यमंत्री, कि एक सज्जन 8-9 तरह की पेंशन ले रहे थे नेता। अरे मैंने कहा उनको जेल में डालो भाई। आप समझ रहे ना, जो नेता ये कहते हैं कि हम तो दिन भर भारत की जनता की चिंता में दुबले हो रहे हैं, उनके हाल ये है। ऑल पार्टी बता रहा हूं, ऑल पार्टी, जो अरब खरबपति हैं उन्होंने भी पेंशन नहीं छोड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या? अब वो विजय कुमार बंधु से कह रहे कि तुम छोड़ो, बंधु जी का घर देखो पीछे। क्या? उनके पास तो फार्म हाउस नहीं है। और बेवर में जो गरीब किसान है जिसका बेटा शहीद हो गया सीआईएसएफ में, उसके पास तो पेंट हाउस नहीं है, उसके पास तो बड़ी 2-3 करोड़ वाली गाड़ियां भी नहीं है। उसको ज्ञान दे रहे हो, अर्थव्यवस्था समझा रहे हो। कब? जब अपने लिए सारी सुविधाएं सुरक्षित करके ताला मार दिया, चाबी जेब में अंटी में रख ली। यहां से बहुत लगता है नियत का मामला, राजनेताओं को ही समझना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को भी ये सेकंड थॉट आया है, क्योंकि मुझे याद है जब पांडे जी, मेरे पास जानकारी थोड़ी आपसे अलग रहती है ना, इसलिए बीच में नहीं उलझो, है ना। मैं सारी बात यही बता दूंगा, मैं तो बड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं, ठीक ना। ये विजय बंधु को पता होगा,
प्रियंका जी वहां उत्तर प्रदेश की इंचार्ज होकर गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, कर्मचारी संगठनों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप ये घोषणा कर दो पुराना पेंशन की। उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत है, वर्ल्ड बैंक, IMF, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये कैसे करते हैं, बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या तो नहीं हो जाएगा, छोड़ दो, फिर रहने दो। कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसको जब ये समझ में आया, विजय बंधु ने आंदोलन इतना लंबा खड़ा कर दिया, रणवीर जी जैसे लोगों ने, कि इसमें जूस है, तो कांग्रेस गमछा बांध के आई, बोले अब हम साथ हैं भाई। क्या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कोई माघ मेला में प्रयाग में राउटी लगा रही थी, ना ना, हम जानते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मैं नेता का नाम ले लूंगा और तारीख बता दूंगा प्रियंका गांधी और उनके बीच में कब बात हुई थी। इसलिए हमको ऐसे चैलेंज मत करिएगा हल्के में कभी भी ना। मेरे पास बहुत प्रामाणिक सूचनाएं आती है मित्र, ठीक, मैं मर्यादा के इशारा भीतर रह के इशारा भर करता हूं। पांडे जी काहे को उलझ रहे हो ना यार, छोड़ो ना। आपने अपने मध्य प्रदेश की बात कह दी, आपको पता है यूपी में कब किसकी मुलाकात हुई, आपको जानकारी नहीं, फिर आप क्यों उलझ रहे हैं? जो बात कहनी थी आपने कह दी, बात खत्म करो। सब में उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कृषि कानूनों के समय भी कहा था, कानून आप कह रहे हो किसान की हालत बेहतर करने के लिए है, अगर किसान को लग रहा है बेहतर करने के लिए तो कानून तत्काल लागू हो जाना चाहिए, और अगर किसान कह रहा है ये कानून हमको मंजूर नहीं तो छोड़ दीजिए। ये आईपीसी तो है नहीं कि जिसमें सैंक्शन नहीं लेनी है जनता की, भाई अपराध है तो अपराध खिलाफ। आप ये विटामिन है ना, अगला कह रहा हमें विटामिन सूट नहीं करती तो नहीं खिलाओ, दूसरे खिला दो। वैसे ही आपने एक, मैं इस बहस में भी नहीं जाता मेरिट में, एक एनपीएस की, अर्थशास्त्री जाने, मैं उतना जाता नहीं, लेकिन अगर हमारे कर्मचारियों को लगता है कि इससे हमारा परिवार का जीवन सुरक्षित नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपका अंगूठा पीछे तक जाना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी में। अड़ने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता लोकतंत्र में, लोकशाही में। किस बात के लिए अड़ना? ये मालिक है जनता भाई, फैसला करने वाले मालिक नहीं है। जिनके लिए आप फैसला करते हैं मालिक वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और सबसे कारुणिक स्थिति, आत्मग्लानि देने वाली स्थिति है अर्धसैनिक बलों के साथ जो व्यवहार हुआ। बड़े लोगों को ये पता, उन वो पीड़ा का अंदाज नहीं कर सकते। किन परिवारों के बच्चे जाते हैं। और एक बात कही जाती बार बार, बड़ी बात कह रहा हूं, बार बार एक बात कही जाती है कि युवाओं के भविष्य को देखिए बंधु जी। मैं दूसरी बात कहता हूं, जिसका पिता शहीद हो गया उसके बच्चे का तो जीवन ही अंधकार में डूब जाएगा। जब पेंशन नहीं मिलेगी तो युवा की ओर कैसे देखेंगे? जो ये कहा जा रहा है ना कि जो बुड्ढे ठुड्डे हैं इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तो निपट ही लिए, नहीं। पिता सेवानिवृत्त हो गया, अब शादियां, ये ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक पक्ष विजय बंधु जी अभी तक नहीं आया कहीं। अब शादियां 15-16 साल में नहीं हो रही, ठीक, कि पिता जब तक रिटायर हुआ तब तक लड़का बड़ा हो गया। अब 30 साल में भी शादी हो रही, 32 में भी हो रही, ठीक, संतान भी देर से हो रही। संतान समर्थ नहीं हुई, पिता रिटायर हो गए, उनको 442 रुपया मिलने लगा। कैसे चलेगा परिवार? कैसे चलेगा? इसका भी तो उत्तर देना होगा। और पुत्र समर्थ भी हो गया पुत्री और पिता को नहीं रखा, तब क्या होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? या तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपने शेल्टर होम बनवाएं ऐसे कि भाई जिनको घर से सहारा ना उनको पार्टियां सहारा देंगी। इसी बात करते हो। ये मानवीय पक्ष भी तो देखिए ना, वो कहां जाएंगे बुढ़ा बुढ़िया? उनको अपनी आंख में डालने की दवा चाहिए होगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा, कहां जाएंगे?
इस असंवेदनशील युग में कहां जाएंगे, धक्के खाएंगे। और जिन लोगों को यह लगता है सरकार में भी कि एनपीएस अच्छी चीज है, इससे बहुत समृद्धि है आएगी, तो मैं एक और सुझाव, नया सुझाव देता हूं। एनपीएस से जो कुछ धन वर्षा हो वो सरकार रखे, कर्मचारियों को सिर्फ लास्ट सैलरी ड्रॉन का आधा वाली पेंशन दे दे। क्या 100 के 1000 बन रहे हो, आप रखो भैया 100 के 1000, ठीक, उनसे विश्व शक्ति बनो, अच्छी बात है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं शेयर बाजार बहुत जरूरी है और उसमें जाना जरूरी है और दकियानूसी बात है, मैं कह रहा हूं लगाइए पैसा शेयर में, लेकिन इस बात की गारंटी सरकार दे कि आपकी पेंशन हमारी गारंटी, बाकी हम पैसे को कुछ भी करें। अगर आप उस पैसे से 10 की जगह 10,000 पैदा कर सकते तो कौन रोक रहा है? बंधु जी ये मंजूर है ना? फिर तो भारत की जय जय। अगर आप ऐसा अर्थशास्त्र जानते हैं कि 10 के 10,000 बना सकते हैं तो लगाइए एनपीएस में। मैं उद्योगपतियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शेयर बाजार के राकेश झुनझुनवाला से भी बड़े खिलाड़ी हैं सब लोग, तो लगाइए यार, क्या दिक्कत है। लेकिन रणवीर सिंह को आधी पेंशन मिले लास्ट सैलरी की, यह सुनिश्चित करिए। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, खेलिए। अरे जाके समुद्र खरीदिए, समुद्र बेचिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जो सामान्य स्थिति का आदमी है और जो बड़े अधिकारी हैं ना पांडे जी, उनकी सेहत पर भी इस पेंशन के विवाद से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जान लीजिए। आईएएस आईपीएस की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है, मैं उनके सम्मान में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन कोई फर्क पड़ता है क्या? है चना मुरमुरा। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनके पास समय ही नहीं कि जाके देखें बैंक में कितनी सैलरी आई। अरे बोले छोड़ो यार, क्या उनसे फर्क नहीं। लेकिन सिपाही के घर में समस्या है, स्कूल में जो मास्टर है उसके घर में समस्या है, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में जो कंपाउंडर है उसके लिए मेरी लड़ाई है, अर्धसैनिक बलों के सम्मान के लिए लड़ाई है। ये केवल आर्थिक मसला नहीं है, बाकी के लिए आर्थिक का मसला होगा, लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का भी मसला है। हम जिनके लिए जान हथेली पर रखते हैं उनको भी हमारे सम्मान में कुछ तो ख्याल करना चाहिए। क्या ये नहीं सोचता होगा जवान जब सीमा पर खड़ा होता होगा, तो ये नहीं सोचता होगा कि अगर मैं मर गया और ताबूत में तिरंगे में लपट के मेरा शव मेरे गांव गया तो एक दिन का मेला लगेगा कपीश बाबू, एक दिन का मेला। अगले दिन से वो परिवार अपने संघर्ष अकेले झेलेगा, अकेले झेलेगा, कोई नहीं जाता झकने। एक शॉल और सिलाई मशीन को दे आए अलग बात है, फोटो खिंचा ले। बच्चों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव की जय पराजय अलग का विषय है, कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा किसको नहीं, भाजपा को मिलेगा वो भी छोटा विषय है। ये कर्मचारी, ये अर्धसैनिक बल, ये देश के हैं। देश में कांग्रेस भाजपा और सारी पार्टियां आ जाती हैं, इसलिए पार्टियों को नीचे रखिए, देश को पहले रखिए। अर्थशास्त्र तब तक अच्छा नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र में जब तक वो समाजशास्त्र की चिंता नहीं करता। धन्यवाद।